नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज आयुर्वेदा। हम लोग जो हैं पिछली क्लास में कार्बन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम जो है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ से पढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि कार्बन में एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। कैटिनेशन का मतलब होता है एक चेन फॉर्मिंग प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है। अच्छा, कार्बन जो है और भी एटम्स के साथ जुड़ सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन के साथ। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। इसी तरीके से कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है। कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है नाइट्रोजन के संग। इस तरीके से कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। इसके बाद जो है हमने कुछ चीज़ पढ़ी थी जिसमें इंपॉर्टेंट था वर्जिलस, एक स्वीडिश केमिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक वाइटल फोर्स के थ्रू बनते हैं। उसके बाद उनकी थ्योरी को डिस्कार्ड करते हुए एक साइंटिस्ट आए थे वोलर, जिन्होंने ये बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाए जा सकते हैं। जैसे कि अमोनियम साइनेट है, उसको जब हम हीट करते हैं तो यूरिया मिलता है। इसके बाद एक साइंटिस्ट कोल्वे आए थे, एक बर्थिलॉट आए थे। कोल्वे ने एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन बताई थी लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कैसे बनते हैं, और बर्थिलॉट ने मीथेन की बताई थी, ये भी इनऑर्गेनिक सोर्स से बनते हैं। फिर इसके बाद हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि कार्बन जो होता है टेट्रावैलेंस होता है। इसका मतलब इसके जो लास्ट सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या हम सिंपल सी कह सकते हैं कि इसमें जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन में वो 4 होते हैं। ठीक है, और 4 होने की वजह से ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, क्योंकि इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने से ये नेचर में क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। इसके बाद मैंने एक छोटी सी आपको बात बताई थी कि S% जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि इसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी, और बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। अब S% मैंने वो पिछले भी लेक्चर में बता रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पाई बॉन्ड्स। देखिए पाई बॉन्ड्स में इसमें पहली लाइन ये दे रखी है कि इन अ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन पैरेलल ओरिएंटेशन ऑफ द 2p ऑर्बिटल्स ऑन एडजेसेंट एटम्स इज नेसेसरी फॉर अ प्रॉपर साइडवेज ओवरलैप। अब आपको ये बात समझ नहीं आई होगी, फिलहाल एक बात यहाँ से एक ये याद रखेंगे कि पाई बॉन्ड नेवर इंक्लूडेड इन हाइब्रिडाइजेशन। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछली लेक्चर में जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने जितनी भी हाइब्रिडाइजेशन निकलवाई थी उनमें पाई बॉन्ड को काउंट नहीं किया था। अब देखो, इस पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। देखो, इसमें अगर हम देखें तो सिंपल सी चीज़ ये है, ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, आपने पढ़ा होगा कि केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ रखा होगा कि जब भी 2 ऑर्बिटल्स वो आमने सामने से आते हैं तो इस तरीके से ओवरलैप करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये दोनों हैं क्या, ये एक्चुअल्स में p ऑर्बिटल्स हैं, और जब p ऑर्बिटल्स जो हैं सामने से आते हैं, इस टाइप की ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं। ठीक है, जब भी हम एक्सियल ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर हमेशा बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। तो जब भी कोई भी 2 चीज़ें सामने से आ रही हों, या हम इसे कह सकते हैं लीनियर फॉर्म में आ रही हों, या कोई भी 2 ऑर्बिटल्स लीनियर फॉर्म में जब भी आपस में क्रॉसिंग ओवर कर रहे हों, तो वहाँ पर हमेशा कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब इसमें याद रखना है कि ऑर्बिटल्स स्फेरिकल भी हो सकते हैं, जैसे कि S में होता है, P में तुम्हारे डंबल होते हैं, D में डबल डंबल होते हैं, इस तरीके से। अब जब भी आपको याद रखना है, ऑर्बिटल्स जब भी आपके लीनियर फॉर्म में जो हैं वो सामने से क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, p ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। अब देखो, यहाँ पर तो हो गया सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है। देखो, जब भी क्या होता है कि इस तरीके से ऑर्बिटल्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं, यानी कि इस टाइप के ओरिएंटेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल ओरिएंटेशन, और वहाँ पर जो ओरिएंटेशन होता है उसको बोलते हैं लीनियर या फिर एक्सियल ओरिएंटेशन। यहाँ पर जो
एक्सियल ओवरलैपिंग में एक्सियल ओरिएंटेशन बोलते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल ओरिएंटेशन। अब देखो यहाँ पर जो है पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के देखो ओवरलैप है। जब ओवरलैप इस तरीके से करते हैं ऑर्बिटल्स की, कौन से ऑर्बिटल्स हैं, पी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। और देखो जब भी हम अगर हम पी ऑर्बिटल्स को देखें तो इनकी साइड्स ही तो ओवरलैप कर रही हैं, पूरे पूरे ऑर्बिटल थोड़ी ओवरलैप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनकी साइड्स ओवरलैपिंग करती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। जैसे उसको एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं, ऐसे ही इसको क्या बोलते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग बोलते हैं। और यहाँ पर जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, पाई बॉन्ड होता है। यही वो लाइन कहना चाह रहा है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में बोलना चाह रहा है कि दस इन CH2। अब देखो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है आपका, ये जो मॉलिक्यूल है तो ये कौन सा है, CH2, यानी कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इथीन मॉलिक्यूल, ठीक है। इथीन मॉलिक्यूल, ऑल दी एटम्स मस्ट बी इन द सेम प्लेन। जितने भी एटम्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, सारे सेम प्लेन में होने चाहिए। अगर हम लोग सेम प्लेन की बात करें, ठीक है, तो हम इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे मैं अभी बताता हूँ। थोड़ा सा हम आगे और बढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है द पी ऑर्बिटल्स, जो यहाँ पर जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो म्यूचुअली पैरेलल होते हैं, एंड बोथ द पी ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। देखो इस बात को अगर हमें समझना है तो कुछ नहीं, बहुत आसान बात है, थोड़ी सी टिपिकल लग रही होगी लेकिन इतनी ज़्यादा टिपिकल नहीं है। देखो पहली लाइन में अगर हम प्लेनर की बात करें, देखो मैंने आपको पिछली क्लास में भी पढ़ाया था कि अगर कहीं पर भी किसी भी मॉलिक्यूल में अगर 2 सिग्मा बॉन्ड दिखें आपको, तो सीधी सी बात है आपको 2 सिग्मा बॉन्ड से हाइब्रिडाइजेशन sp, तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, लीनियर, ठीक है। जहाँ पर भी आपको 3 सिग्मा बॉन्ड दिखें वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2, और वहाँ पर डायरेक्ट मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, प्लेनर। अगर कहीं पर भी आपको 4 सिग्मा बॉन्ड मिलें एटम्स के बीच में, मतलब एक एटम है वो 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो मान लीजिए वहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, और 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, और यहाँ पर जो शेप हो जाएगी वो टेट्राहेड्रल हो जाएगी। इतना जो है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इतने पता है तो अब हम देखो CH2 मॉलिक्यूल को देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मॉलिक्यूल को देखते हैं। तो देखो इसमें अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, कोई C डबल बॉन्ड C, यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन। अब देखो अगर इस कार्बन की अगर हम लोग बात करें डियर, तो कार्बन में क्या होगा कि यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड होगा, यहाँ पर एक सिग्मा होगा, यहाँ पर एक सिग्मा होगा। अगर हम लोग बात करें तो इस कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है, 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड से हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। अगर इसी तरीके से इस कार्बन की भी अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर भी कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, इसका मतलब ये कैसा मॉलिक्यूल हुआ, प्लेनर। देखो यही तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 मॉलिक्यूल है, इसमें जितने भी एटम्स होंगे वो सारे ही सेम प्लेन में होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि एक ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, ठीक। इस बात को हम यहाँ से समझ गए। अब अगर हम लोग इस बात को यहाँ से समझ लिए तो नेक्स्ट लाइन देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है द पी ऑर्बिटल्स आर म्यूचुअली पैरेलल एंड बोथ द पी ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। देखो इस बात को अगर समझना है तो हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो हमने यहाँ पर C बनाया, यहाँ C बनाया, ठीक है, और यहाँ पर एक बॉन्ड बना दिया ये, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर एक बॉन्ड, ये एक ऑर्बिटल इसका P वाला ये हो गया, एक ऑर्बिटल इसका P वाला ये हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक हाइड्रोजन इस तरीके से लग गया, एक हाइड्रोजन इस तरीके से, एक हाइड्रोजन इस तरीके से, और एक हाइड्रोजन ये लग गया। अब देखो यहाँ पर इसकी ओवरलैपिंग होगी इस ऑर्बिटल की, और यहाँ पर ये ओवरलैपिंग होगी। तो देखो है तो ये दोनों एक ही ऑर्बिटल ना, लेकिन ओवरलैपिंग ऐसे कर रहे हैं। अब देखो ये जो देखो यहाँ पर अगर हम बताएंगे तो इस कार्बन का ऑर्बिटल ये आ रहा होगा, इस कार्बन का ऑर्बिटल ये आ रहा होगा। तो देखो जो इसका जो प्लेन है वो प्लेन, अब देखो इसको अगर मैं ऐसे समझाना चाहूँ तो ये जो प्लेन है वो बिल्कुल पेपर के ऊपर है, और जो ऑर्बिटल्स हैं वो जस्ट पेपर के ऊपर है। मतलब ये जो डायग्राम बना है ये पेपर पे बना है, लेकिन जो ऑर्बिटल्स हैं वो जस्ट पेपर के ऊपर हैं, जिसकी वजह से इस पूरे मॉलिक्यूल के बीच में और इन ऑर्बिटल्स के बीच में जो एंगल बनता है, जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा,
90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री। इसीलिए बोला है कि जो p ऑर्बिटल्स म्यूचुअली पैरेलल हैं, यानी कि ये देखो ये जो p ऑर्बिटल हैं कार्बन के वो आपस में क्या है? पैरेलल हैं। एंड बोथ दी p ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वो पेपर पे बना हुआ है और जो ऑर्बिटल्स हैं वो जस्ट पेपर के ऊपर है। यानी कि इस तरीके से समझ सकते हो कि ये कार्बन ये जो है ये पूरा आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये आपका क्या है? पूरा मॉलिक्यूल एक प्लेन में। लेकिन जो p ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरीके से अटैच हैं। किस तरीके से? इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया, नहीं हो गया? अगर 90 डिग्री हो गया तो ये आपके p ऑर्बिटल्स इस तरीके, ये आपका मॉलिक्यूल है, ये लाइन जो है वो ये शो कर रही है कि ये आपका पूरा मॉलिक्यूल है। और ये जो यहाँ पर जो ऑर्बिटल है वो आपका देखो जस्ट प्लेन के ऊपर है। क्या है? जस्ट प्लेन के ऊपर। तो ये दोनों मिलके कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। यही बात बोली गई है कि p ऑर्बिटल्स, जो ये p ऑर्बिटल्स हैं ये म्यूचुअली पैरेलल हैं, मतलब एक दूसरे के, देखो सामने से देखोगे तो पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है बट मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर हैं पर आपस में ये कैसे हैं? पैरेलल हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब नेक्स्ट लाइन अगर हम यहीं पर नेक्स्ट लाइन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिख रखा है? देखो नेक्स्ट लाइन में लिख रखा है कि रोटेशन of one CH2 fragment with respect to other interferes with maximum overlap of p orbitals and therefore such rotation about carbon double bond is restricted। इन्होंने ये कहा है कि कार्बन डबल बॉन्ड जो कार्बन है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन्स लगे हैं, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जब आप इसे घुमाओगे तो घुमाने की वजह से क्या होगा? अगर ये सिंगल बॉन्ड होता है तो ये पूरी तरीके से घूम जाता, लेकिन डबल बॉन्ड होने की वजह से ये जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने की वजह से ये पूरी तरीके से रोटेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है वो आपस में घूम नहीं पाते। इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा जो बॉन्ड रोटेशन होता है वो कैसा होता है? रेस्ट्रिक्टेड होता है। रेस्ट्रिक्टेड मतलब वो कभी घूम नहीं सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड ऑफ द पाई बॉन्ड इज लोकेटेड एबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स। देखो इसको हम समझते हैं बड़े आराम से। ये लाइन आपकी, ये वाली लाइन जो है रेस्ट्रिक्टेड वाली, तो आई होप समझ में आ गई होगी कि कार्बन डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो हम घुमा नहीं सकते, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट लाइन की बात करें तो उसमें ये बोल रहा है कि जो मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है पाई बॉन्ड का वो अबव बिलो दी प्लेन होता है। तो कोई इसको ऐसे समझेंगे कि ये कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर ये इसका p ऑर्बिटल हो गया, यहाँ पर इसका p ऑर्बिटल हो गया। अब देखो p ऑर्बिटल अगर हो गए तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये होगा और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये होगा। तो देखो ये तो प्लेन हो गया मॉलिक्यूल का, ये तो प्लेन हो गया मॉलिक्यूल का। तो देखो अगर हम इसको ऐसे समझे तो ये मैंने एक पहले भी आपको समझाया था कि ये जैसे मान लो स्ट्रेट लाइन है, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक। इस मॉलिक्यूल के p ऑर्बिटल्स दो इस तरीके से लगे हुए हैं, ठीक है। ये दोनों, ये इस कार्बन का p ऑर्बिटल है, ये इस कार्बन का p ऑर्बिटल। देखो दोनों p ऑर्बिटल आपस में पैरेलल हैं पर मॉलिक्यूल के कैसे हैं? मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर हैं। अगर हम इसको और अच्छे से समझे तो मॉलिक्यूल के अगर परपेंडिकुलर हैं ये, तो देखो इनका जो इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब ये लाइन यहाँ भी नीचे भी जाएगी, यहाँ जाएगी, तो देखो ये जस्ट इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऐसे ऐसे कर रहे होंगे ना, इस तरीके से। तो देखो ये दोनों जो क्या हैं अबव बिलो, देखो ये जो है वो जस्ट उस बॉन्ड के ऊपर होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसके ऊपर होगा लेकिन इसके नीचे होगा। तो मतलब कहने का मतलब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो कुछ ऐसे दिखेगा। देखो अगर इतना समझ में आ गया तो मैं इसका रफ स्ट्रक्चर बनाता हूं जिससे आपको आसानी से लाइन समझ में आ जाएगी। ये लाइन ये कह रही है कि जैसे मान लीजिए ये सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में और यहाँ पर इस तरीके से ये और इस तरीके से ये दोनों जो हैं आपस में अटैच है। तो ये हो गए कार्बन, ये हो गए हाइड्रोजन, ये हो गए हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गए, ये हाइड्रोजन हो गए, और ये दोनों मिलके एक पाई बॉन्ड बनाएंगे जिसमें ये बीच में हो गया, ये ऊपर से। जैसे सैंडविच देखा है, सैंडविच में क्या होता है? दो ब्रेड होती हैं, बीच में एक आलू भरा होता है। तो ये एक तरीके से आलू हो गया और ऊपर से दो ब्रेड हो गई जो इसे कवर कर रही हैं। तो इस सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर्स हो गया, दोनों ब्रेड मिलके एक बॉन्ड बना रही हैं पाई, और बीच में आलू भरे हैं जो कि क्या बना रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड
बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा अबव एंड जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो अबव एंड बिलो दी प्लेन होते हैं। अब देखो दिस रिजल्ट्स इन द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग ईजिली अवेलेबल टू द अटैकिंग रिएजेंट्स, जिसकी वजह से जो पाई बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आसानी से उन पर कोई भी अटैक कर सकता है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों मिलके जो है वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड। अब देखो पाई बॉन्ड बनाएंगे तो ये भी पता होना चाहिए पाई बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, रिच इन इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो रिच इन इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर वो रिच इन इलेक्ट्रॉन्स होता है यानी कि इसके पास हमेशा कैसा चार्ज रहता होगा, नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज रहता होगा तो इस पर अटैक कौन कर सकता है, इस पर अटैक कर सकता है पॉजिटिव चार्ज। कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज, और देखो पॉजिटिव चार्ज हमेशा किस पे अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज पे। तो ये बात याद रखना, ठीक है। जिसकी वजह से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे कि प्लेनर मॉलिक्यूल्स में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में से कौन सबसे जल्दी अटैक होते हैं, पाई बॉन्ड। क्यों, क्योंकि जो पाई बॉन्ड होते हैं वो ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं नीचे भी, तो आसानी से जो भी कोई आ रहा होता है वो सामने से अटैक कर लेता है तुरंत। जैसे मान लो आपके घर का मेन गेट है, तो मेन गेट जो है पाई बॉन्ड से बना हुआ है, और जो भी आएगा तो पहले मेन गेट पे आएगा, तो मेन गेट खटखटाएगा, यानी कि जो पाई बॉन्ड है वो आपके एक तरीके से घर के मेन गेट हो गए। तो सबसे पहले अटैक जो भी करेगा वो आपके मेन गेट पे यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स पे करेगा। अब देखो नेक्स्ट लिखा, इन जनरल पाई बॉन्ड्स प्रोवाइड द मोस्ट रिएक्टिव सेंटर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से वो हमेशा नेगेटिव चार्ज होते हैं, और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इन पे कौन अटैक करता है, ईजिली इन पे अटैक करते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखा है प्रोवाइड द मोस्ट रिएक्टिव सेंटर्स इन द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स वही डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। तो इसमें तो पता है मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर दो हैं इस तरीके से तो इसका मतलब डबल बॉन्ड होगा, और अगर ऐसे ही स्ट्रक्चर्स चार होते तो यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होता, ठीक है। आई होप इतना समझ गए हो।